नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई में क्यों महत्वपूर्ण है मराठा आरक्षण आंदोलन से किसे होगा लाभ। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक चरण में वोट डाले जाएंगे, जबकि 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति लगातार मराठवाड़ा क्षेत्र और मराठा आरक्षण आंदोलन के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। इसको साधने की कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार की जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठवाड़ा क्षेत्र और वर्तमान में देखें तो मराठा आरक्षण आंदोलन को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। मराठवाड़ा क्षेत्र की कुल 46 सीटें हैं, जहां सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी अपने अपने दांव पेच खेल रहे हैं। यहाँ कोई जातिगत एकजुटता को केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है तो कोई यहाँ ध्रुवीकरण का जाल बिछा भी रहा है। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, खुद मराठा हैं। 2023 में शुरू हुए मराठा आरक्षण आंदोलन के बाद से वे लगातार मराठाओं को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांगों पर सावधानी से काम कर रहे हैं। हालांकि उनकी ओर से कोई आश्वासन भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक वह कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर विपक्ष को सत्तारूढ़ भाजपा शिवसेना सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। मराठा आरक्षण आंदोलन में मनोज जारंगे पाटिल एक हीरो की तरह उभरे हैं, जो लगातार मराठवाड़ा क्षेत्र के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर वह इस आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे हैं। राज्य पिछड़ा आयोग के अनुसार मराठा राज्य की आबादी का कुल 28% हिस्सा है। मराठा आरक्षण आंदोलन के बाद फरवरी में महाराष्ट्र विधानसभा में समुदाय के 10% अलग आरक्षण देने के लिए एक नया कानून पारित किया गया। महायुति गठबंधन, जिसमें शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है, को उम्मीद थी कि इस पहुंच से उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों में बढ़त मिलेगी। हालांकि यह फ्लॉप साबित हुआ। महायुति गठबंधन क्षेत्र की 8 लोकसभा सीटों में से 7 हार गया। कांग्रेस ने 3 सीटें जीती, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने भी 3 सीटें जीती थी। शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने शिंदे के साथ बीड़ में जीत हासिल की। सेना को सिर्फ छत्रपति संभाजीनगर की सीट मिल रही है। क्यों महत्वपूर्ण? मराठवाड़ा क्षेत्र में 8 जिले शामिल हैं: छत्रपति संभाजीनगर, बीड़, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़, परभणी और धाराशिव। महाराष्ट्र के 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस के शिवाजी राव पाटिल, निलंगेकर, शंकर राव चौहान, विलास राव देशमुख और अशोक चौहान इसी क्षेत्र से हैं। यह कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन 70 के दशक तक पार्टी का प्रभाव कम होने लगा। 1970 के दशक में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय करने के तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार के प्रस्ताव पर विरोध और दंगे हुए। तब अपने संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना मराठवाड़ा में अपना आधार बनाने में कामयाब रही और कुछ मराठा नेताओं को अपने पाले में लेकर आई। 1990 के दशक में जब राम मंदिर की मांग ने जोर पकड़ा तो बीजेपी ने इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई। हिंदुत्व की ओर रुख रखने वाली शिवसेना ने अपना आधार मजबूत कर लिया। 2000 के दशक के अंत में हैदराबाद स्थित पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी मराठवाड़ा में पैठ बनाना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अनुमानित 15% मुस्लिम आबादी है। कांग्रेस ने धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। इसका प्रभाव विलासराव देशमुख के गृह जिले लातूर और अशोक चौहान के गृह जिले नांदेड़ तक ही सीमित रह गया। 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा और अविभाजित सेना ने मिलकर 28 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस और एनसीपी ने 8 सीटें जीती थी। 2 सीटें अन्य के खाते में गई। 2019 में एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता, जब उसके उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद सीट से जीत हासिल की, जिससे वहां सेना सांसद के लगातार 3 कार्यकाल समाप्त हो गए। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।